हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही है मेरी? एक बार मुझे क्लियर करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बूस्टर सीरीज को। बताओ जरा, आवाज आ रही है मेरी सभी को? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आ रही है सर। आ रही है। यस सर। ओके ओके ओके, आ रही है ना? ठीक, चलो चलो ठीक है। एक बार मुझे ये बता दो जरा कि ये पीपीटी आ रही है, प्रेजेंटेशन आ रही है? एक बार ये भी क्लियर करो जरा। एक बार ये भी क्लियर करो जरा, प्रेजेंटेशन आ रही है? फिर हम लोग स्टार्ट करें। यस सर, आ रही है। चलो Yes, sir. श्योर, ओके ओके श्योर, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेबी। श्योर, ओके। तो हम लोगों ने एक जो है आपकी बूस्टर सीरीज कंप्लीट की थी पिछले ही क्लास में। हम लोगों ने डिस्कस किया था बूस्टर सीरीज, मतलब फर्स्ट बूस्टर सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट की थी। बूस्टर सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं? वी आर डूइंग व्हाट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्लस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग बूस्टर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली वही है जिनका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। कहाँ पे? जिनका सिलेबस हम लोग कहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं? अपनी रेगुलर क्लासेस में। रेगुलर क्लासेस में इन बूस्टर सीरीज का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये देखने को मिलेगी कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होगी कि हमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। साथ में अभी तक जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े हैं, क्योंकि बूस्टर सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो है एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, रन हो रही हैं। तो वहां पे जाके आप जो है क्लासेस जो है वहां पे इनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट करने के बाद आपको, जब इनरोल करेंगे उसके बाद आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास वो मिल जाएंगी। वो वाली रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेल हो जाएंगी, वो मिल जाएंगी जो आपकी हो चुकी हैं, अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएंगी। साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, अवेल हो जाएंगी। लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी और जो हो चुकी हैं रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ आपको जो भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और उसके नोट्स भी आपके पास प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप इनरोल कर सकते हैं। आपका एग्जाम करीब आ रहा है, तो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों पे। अगर आप यहाँ पे बूस्टर सीरीज में जुड़े हैं तो पहले तो इसका एंजॉय करिए, इसका बेनिफिट लीजिए, फिर आप एनरोलमेंट के बारे में देखिएगा और एनरोल करिएगा। अगर आपको बूस्टर सीरीज के क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है नहीं हो रहे हैं हमसे और हमें जो है नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूटी बिफोर इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट? तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो यूटी नहीं थी, यानी यूनियन टेरिटरी नहीं थी, और अब वो एक आपकी फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दी गई है? हाँ जी बोलो सर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर। क्वेश्चन नहीं आ रहा है? वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर असम गवर्नमेंट एग्जाम वो वाला पेज आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, मेरे में तो नहीं आ रहा, बाकी लोग का मालूम है सर। एक बार कंफर्म करिएगा प्लीज। आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ सर, सेकंड स्लाइड नहीं आ रहा है। हाँ स्लाइड ही हो रहे हैं। हाँ भी है। ओके ओके, वन सेकंड।
चलो अभी आ रहा है, अभी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर अभी आ गया। चलो ठीक है, ओके श्योर। चलो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका कि ऐसे आपके जो है एनरोल कर सकते हैं। साथ में हम लोगों का जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बूस्टर सीरीज को और देखते हैं क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड अप रखनी पड़ेगी हम लोगों को। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूटी बिफोर इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो कौन सा स्टेट आपका यूटी नहीं था, यूनियन टेरिटरी नहीं था, और अब वो इस टाइम पे वो एक स्टेट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस पे देखेंगे तो त्रिपुरा इस समय आपका स्टेट है, सिक्किम भी एक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश इज आल्सो वन ऑफ द स्टेट, मणिपुर इज आल्सो। तो चार के चारों ऑप्शन में स्टेट आपको दिए गए हैं। यानी ये सेकंड वाली बात तो सही है कि फुल फ्लेज्ड स्टेट चारों हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट था जो पहले यूटी नहीं था। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, त्रिपुरा भी एक यूटी था, हिमाचल प्रदेश भी एक यूटी था, और मणिपुर भी एक यूटी था। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिक्किम की, इन तीनों त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर की बात करें तो इन तीनों को यूटी से स्टेट में कन्वर्ट किया गया है। व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट सिक्किम, तो सिक्किम आपका एक यूटी नहीं था। सिक्किम एक आपका एसोसिएटेड स्टेट था। कैसा स्टेट था? एसोसिएट स्टेट था। ये एसोसिएट स्टेट मिलाया गया था, ये एक फॉरेन टेरिटरी थी, यानी एक विदेशी क्षेत्र था, फॉरेन टेरिटरी थी। और ये फॉरेन टेरिटरी जो थी ये मिलाई गई थी इंडिया के अंदर। कब मिलाई गई थी? तो आपको याद रखना है, ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में ये ऐड की गई थी, और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसे फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। 1974 में इसे इंडिया में इंक्लूड किया गया, और 1975 में इसे क्या बना दिया गया? एक स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो ये एक एसोसिएट स्टेट के दर्जे, एसोसिएट स्टेट के टीयर से जो है इंडिया में एंट्री ली थी इसने, और आज ये आपका ही सिक्किम जो है वो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम इज वन ऑफ द स्टेट which is previously not a UT, it is a associate state. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, who is known as the father of पंचायती राज in India। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पंचायती राज, जो आपका पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, उसका फादर कौन है? ठीक है, पंचायती राज जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, कौन से हमारे पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के? तो पार्ट दैट इज 9th पार्ट में ऐड किया गया है। और जो 9th पार्ट में ऐड किया गया है, इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 243 से लेकर 243O तक आर्टिकल रहते हैं पार्ट नंबर 9 में। अब पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1993 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और इसी पार्ट में क्या दिया गया है हमको? पंचायती राज दिया गया है। पंचायती राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है पंचायती राज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के थ्रू पार्ट 9 में ऐड किया गया, 243 से लेकर 243O आर्टिकल तक। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पंचायती राज का इंडिया में फादर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, क्योंकि जो बलवंत राय मेहता की कमेटी थी उसी ने ये रिकमेंड सबसे पहले किया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वशासन यानी सेल्फ रूल की पहले से पहल कर रखी थी, यानी सेल्फ रूल होना चाहिए। और महात्मा गांधी के विचारों, महात्मा गांधी की थिंकिंग की वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर जो है आपका 49, आर्टिकल नंबर 49 जो है ऐड किया गया। और इसमें जो है आपका कहा गया था कि जो आपके
जो इंडिया है उसमें क्या होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है। सॉरी 49 नहीं, आप 40 करेंगे, 40 दैट इज नॉट 49, इसे एक सेकेंड, आर्टिकल नंबर हमारा 40 है, सॉरी। सेल्फ रूल जो है होना चाहिए। सेल्फ रूल जो हमारे महात्मा गांधी साहब थे, उन्होंने कहा था कि हर किसी को अपने ऊपर रूल करने का जो है क्या होना चाहिए, एक जो है रूल करने का एक जो है परमिशन होना चाहिए, या सभी को राइट होना चाहिए अपने ऊपर हर एक राइट रूल करे। अभी मैं डिफाइन करता हूँ सेल्फ रूल कैसे है। तो पंचायती राज जो है आर्टिकल नंबर 40 में डाला गया था, और आर्टिकल नंबर 40 आपका डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी आपके आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 आर्टिकल तक डीपीएसपी आपको देखने को मिलते हैं। तो महात्मा गांधी जी ये चाहते थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे जैसे कि इंडिया में सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो कहने का मतलब है जो विलेज यानी गांव में लोग रहते हैं, विलेज में जो लोग रहते हैं उन पे रूल कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों पे रूल करे। ये जो विलेज वाले लोग हैं, ये जो विलेज वाले पीपल हैं, ये अपने ऊपर खुद रूल करें, इसे ही बोला गया सेल्फ रूल। तो गांधी जी के ये मानना था कि लोगों का सेल्फ रूल होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 40 में गांधी जी ने जो है क्या डाला था, तो यहाँ पे डाला गया था क्या, पंचायती राज डाला गया था। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि लोगों को स्वशासित होना चाहिए, सेल्फ रूल्ड होना चाहिए, उनपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रूल ना करे, हर व्यक्ति अपने उसके ही द्वारा उसके ऊपर जो है रूल होना चाहिए। लेकिन बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन पे सबसे पहले पंचायती राज जो है आपके स्टैब्लिश किए गए हैं। तो बलवंत राय मेहता इज वन ऑफ द पीपल हु इज फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। अच्छा, यहां से पंचायती राज से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे पंचायती राज में देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, लेकिन हमने क्या किया, गवर्नमेंट फॉर्मेशन को विलेज लेवल और आपके सिटी लेवल या टाउन एरिया लेवल कह सकते हो, जो भी कहो, तो दो लेवल और बढ़ा दिए। इसके आपके शासन यानी आपकी जो रूलिंग है उसके दो लेवल और बढ़ा दिए गए, एक म्युनिसिपैलिटी के थ्रू सॉरी म्युनिसिपैलिटी के थ्रू सिटीज में, और विलेजेस में पंचायती राज के थ्रू। तो हमने क्या किया, हमने जो है रूल का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो आपको याद रखना है डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेंटर में था रूल उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया। कहां कहां, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो रूल था उसे हमने विलेज लेवल और सिटी लेवल पे भी पहुंचा दिया। तो इस तरह हमने रूल का क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन रूल का यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का अगर एग्जांपल पूछा जाएगा तो याद रखना जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी है वो डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि हमने रूल को डिसेंटर कर दिया एक जगह और रूल को पहुंचा दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि एक जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। इस जो है आर्टिकल नंबर 1 है ये, और इसका सही आंसर थर्ड पार्ट हो जाएगा। और इस आर्टिकल नंबर 1 में दो चीजें बताई गई हैं, इंडिया और इसका नाम है भारत। यानी आर्टिकल नंबर 2 चीजें हमें बताता है, पहले तो हमारे कंट्री का नाम क्या क्या है। तो ऑफिशियली याद रखना है आपको, हमारी कंट्री के दो नाम है, 2 नेम्स आर देयर। हमारी कंट्री के कितने नाम है, तो 2 नाम है, 2 नेम्स। इंडिया है एक नाम है भारत। दूसरा ये आर्टिकल नंबर हमें अब आर्टिकल नंबर 1 हमें एक और बात बताता है कि जो इंडिया दैट इज भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी किसका यूनियन है, तो स्टेट्स का यूनियन है, यानी बहुत से राज्यों का क्या है, संघ है, बहुत सारे स्टेट्स जो है मिल रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे याद रखना है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं क्लियर कर देता हूं इसे। फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बहुत सारे, अगर यूरोप की बात करूं, समझना मेरी बात को जरा गौर से, यूरोप की अगर मैं बात करूं, वी विल टॉक अबाउट यूरोप। देन यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, यानी किंग हुआ करते थे और उनके किंगडम हुआ करते थे, छोटे छोटे किंग और उनके किंगडम। मान लो K1 किंग 1, K2 किंग 2, K3 किंग 3।
K4 किंग 4, K5 किंग 5, K6 किंग 6, ठीक है। तो बहुत सारे किंग हुआ करते थे और उनके किंगडम हुआ करते थे। तो यूरोप वाले जो लोग थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं ना कि एक ही सब लोग मिल जाते हैं और छोटे छोटे किंगडम को मिला के एक कंट्री बना लेते हैं। तो बिल्कुल कंट्री बना ली गई, बिल्कुल बना ली। लेकिन क्या यहाँ पे कोई किंग अपनी पावर्स को कम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो हर किंगडम की पावर कैसी होंगी? इक्वल। और हम हर किंग की पावर कैसी होंगी? इक्वल। हर किंग की पावर और हर किंगडम की पावर इक्वल होंगी। और जो कंट्री बनेगा वो भी किसके इक्वल पावर होंगी? तो उस कंट्री की भी पावर उस किंग के इक्वल होंगी। यानी कहने का मतलब है, यानी जो बहुत सारे किंग हैं और उनके किंगडम है, वो ऐसे मानो कि एक कंट्री बन गया है। क्या बन गया है भाई? एक कंट्री बन गया है और उस कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। इंडिया का भी फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से गौर से देखोगे इस चीज को तो समझ में आएगा। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं हमारे देश में, उन स्टेट्स के पावर कैसे हैं? पावर्स इक्वल हैं, ठीक है। पावर्स कैसे हैं? इक्वल। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो स्टेट्स के पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से कम है। तो जहां पे स्टेट के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से कम होंगे, स्टेट के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से कम होंगे, वो से कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर जस्ट इक्वल होंगे, उसे कहेंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, या कन्फेडरेशन भी इसे बोलते हैं। कन्फेडरेशन ज्यादा अच्छा वर्ड है इसे यूज करने के लिए, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो अगर कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो हम यूएसए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अमेरिका, अमेरिका इज द कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अमेरिका का खुद का एक अपना फ्लैग है और वहां के हर स्टेट का अपना एक फ्लैग है। अमेरिका की सिटीजनशिप है लोगों के पास और हर स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप है। अमेरिका कंट्री का खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में अमेरिकन अदर स्टेट्स का भी अपना अदर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया में देखोगे तो क्या है, हमारा एक ही फ्लैग है, किसी स्टेट का फ्लैग अलग नहीं है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी एक ही सिटीजनशिप है। तो हम है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट में सेंटर को पावर ज्यादा दी जाती है और स्टेट को पावर कम दी जाती है, ठीक है। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट होता है। और जहां पे सेंट्रल और स्टेट की पावर बराबर होती है उसे कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। तो हमारा आर्टिकल नंबर 1 दो चीजें डिस्कस करता है। एक तो बताता है हमारे इंडिया का नाम क्या है, कंट्री का नाम क्या है। तो इंडिया और भारत दो नाम है, इसका कहीं हिंदुस्तान नाम नहीं है ऑफिशियली इसका नाम आर्यवर्त नाम है, ना कोई और नाम है। हमारे इंडिया का दो ही नाम है, इंडिया और भारत। आर्टिकल नंबर 1 बताता है। साथ में हमारा इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी सेंटर की पावर ज्यादा है, स्टेट्स की पावर कम है, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। The Gandhian principles have been enumerated in the, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? तो गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाते हैं। इसी में लिखा गया है हमें किसकी, हमें अपने इकोसिस्टम की रक्षा करनी चाहिए, इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहिए। इकोसिस्टम इन द सेंस हमें नहीं एनिमल्स को, जो एनिमल्स रहते हैं किसमें, जो एनिमल्स आपके रहते हैं फॉरेस्ट में, उन्हें मारना है ना, फॉरेस्ट को कोई भी फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करना है। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी तो एक नॉर्मल सा वर्ड हो गया, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये भी डीपीएसपी में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये साथ में हमें उसमें भी दिया गया है, किसमें, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। ड्यूटीज में तो ये डायरेक्टली लिखा है हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो डीपीएसपी में और एक दो बातें की गई हैं, जैसे कि लिक्वर हो गया, जितने भी आपके जो अनकॉन्शियस करने वाले जो भी चीजें होती हैं, अनकॉन्शियस करने वाली जो भी चीजें होती हैं, वो क्या करनी है, वो आपको जो है गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि उनको ज्यादा जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी उनका, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स यहाँ पे डीपीएसपी में इंक्लूडेड हैं। जब हम लोग डीपीएसपी करेंगे, अभी तो हमने नहीं किया है, तो वहाँ पे हमें देखने को ये मिल जाएगा। लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल्स आपके डीपीएसपी में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रियम्बल में कहीं भी गांधीयन प्रिंसिपल्स डायरेक्टली हमें देखने को नहीं मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलते हैं। लेकिन अगर हम कहें
कि यहाँ पे अगर पांचवा ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज, तो हम ऑल ऑफ दीज भी लगा सकते थे, मतलब लगाते, ऑल ऑफ दीज भी लगाते, क्योंकि हर जगह गांधीयन प्रिंसिपल्स थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कहें हम आपके एकदम क्लियर एक्सप्लिसिटली कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक्सप्लिसिट गांधीयन प्रिंसिपल्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो डीपीएसपी में ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो डीपीएसपी में तीन तरह के प्रिंसिपल्स हैं, एक तो सोशल प्रिंसिपल्स है, सोशल प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स, और तीसरे आपके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो तीन तरह के प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी हमारे सारे के सारे जो डीपीएसपी हैं वो तीन तरह के प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड है, दैट इज सोशल प्रिंसिपल्स या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज एम्प्लॉयड टू डिक्लेयर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एम्पावर्ड टू डिक्लेयर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड प्रेसिडेंट ही डिक्लेरेशन करता है इमरजेंसी का। आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, 356 से आपकी स्टेट इमरजेंसी या जैसे कहोगे आप प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर करता है, और 360 से करता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर। तो तीनों तरह की इमरजेंसी को डिक्लेयर की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन याद रखना है आपको 352 के तहत 1 मंथ के लिए डिक्लेयर करता है, लेकिन अगर उसके आगे बढ़ाना है नेशनल इमरजेंसी को तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा कि हाँ भाई इमरजेंसी आगे बढ़ाई जाए। कितने टाइम तक के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है, तो 6 मंथ्स के लिए ही आगे बढ़ाई जा सकती है। अगले 6 मंथ्स आगे और बढ़ाना है तो फिर से इस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही पास करेंगे रेजोल्यूशन को। तो 6 महीने से 6 मंथ से आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी प्रेसिडेंट रूल आपका 2 मंथ्स के लिए लगाएगा जो है आपका कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर बाद में जो है आपकी पार्लियामेंट को इसे भी जो है क्या करना पड़ेगा, इसे भी पास करना पड़ेगा, और फिर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 2 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, इमरजेंसी मैंने आपको एकदम डीपली पढ़ा दी है, हर चीज उसकी डिस्कस की थी, आपको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद जर्नल बजट। तो जो रेलवे बजट है वो जर्नल बजट से कब मर्ज किया गया, दैट इज जो हमारा है ऑप्शन नंबर 2015, 16 या 17 या 19। तो आंसर सही हो जाएगा फोर्थ पार्ट, दैट इज 17। तो जो है आपके यहाँ पे नीति आयोग की रिकमेंडेशन पे, नीति आयोग की रिकमेंडेशन पे क्या किया गया है, यूनियन बजट को किससे मर्ज कर दिया गया है, यूनियन बजट को या जनरल बजट को रेलवे बजट से मर्ज कर दिया गया है। अब ये अलग कब किया गया था, यानी यूनियन बजट अलग से लाया जाता था और रेलवे बजट अलग से लाया जाता था। तो ये अलग कब किया गया था, तो आपको याद रखना है ये आपके 1924 में आपका अलग किया गया था। ठीक है, कब अलग किया गया था, तो 1924 में यूनियन बजट को या जनरल बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। और 2017 में इसे क्या कर दिया गया है, ये आपका जो है मर्ज कर दिया गया है। किसकी रिकमेंडेशन पे मर्ज किया गया, तो आपको याद रखना है नीति आयोग की रिकमेंडेशन पे मर्ज किया गया। यूनियन बजट जो है, बजट कौन जो है आपका पेश करता है, कौन जो है इसको इंट्रोड्यूस करता है, तो इसको हमेशा आपका फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। कहाँ पे करता है, तो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये एक बिल होता है, जो बजट होता है ये आपका एक बिल होता है जो कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और ये कौन सा बजट होता है, कौन सा बिल होता है, तो मनी बिल होता है। और मनी बिल जो होते हैं वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राज्यसभा में इनका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है। साथ में आपको याद रखना है कि
जो बजट है, ऐसा बजट नाम का कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बजट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जो है बजट हमें देखने को मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पूछा जाए बजट कहाँ पे जो है डिस्कशन है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल नंबर 112। तो आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बजट जो है आपका डिफाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एएफएस का यूज हुआ है। बजट जो है आपका एक मनी बिल होता है, ये हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। राज्यसभा को मनी बिल के जो है कंसर्न ने बहुत कम पावर्स दे रखी है, फाइनेंस मिनिस्टर इसे इंट्रोड्यूस करता है। नीति आयोग की रिकमेंडेशन पे इसे जो है सेपरेट कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट और रेलवे बजट को, जो कि आपका 1924 में सेपरेट किया गया था। अगर बात करें इंडिया में पहली बार बजट कब जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, कब पहली बार बजट जो है बनाया गया था, तो 1860 में पहली बार 28 फरवरी 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन ने जो है इंडिया में बजट को इंट्रोड्यूस किया था। जेम्स विल्सन ने, तब से इंडिया में बजट जो है आपका क्या हो रहा है, बजट जो है आपका जो है अलग अलग जो चीजें हैं बजट की लेके आ रहे हैं। जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट को 28 फरवरी 1860 में इंट्रोड्यूस किया था जेम्स विल्सन ने। तो नाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो 1924 में ये जो है आपका सेपरेट किया गया और 2017 में फिर से सेपरेट मर्ज कर दिया गया नीति आयोग की रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई कब आया, राइट टू इंफॉर्मेशन? अगर बात करेंगे हम किसकी, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपका जो है इंट्रोड्यूस होता है, यानी जो आपका जो लोकसभा राज्यसभा है वो इसे कब पास करती है, तो इसे 15 जून को लोकसभा व राज्यसभा 2005 में पास करती है, ठीक है। यानी अगर बात करेंगे इनेक्टेड कब हुआ है, इसका इनेक्टमेंट कब हुआ है, तो इनेक्टेड हुआ है 15 जून 2005 को। साथ में इस पे प्रेसिडेंट ने अपने साइन कब किए हैं, तो याद रखना 22 जून 2005 को प्रेसिडेंट ने इस पे जो है साइन किए हैं। यानी असेंटेड कब हुआ है, तो आपका 22 जून 2005 को असेंट मिली है, प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं। और जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो जो आरटीआई था ये आपका पहले तो था बिल, जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तो ये बन गया आरटीआई एक्ट, क्योंकि एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट क्या करेगा, साइन करेगा। थर्ड चीज यहाँ पे है कि हमारे इंडिया में इसे लागू कब कर दिया गया, यानी पूरी तरह इंडिया में अप्लाई कब कर दिया गया, तो याद रखना है 12 अक्टूबर, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ठीक है। ऊपर वाली डेट याद रहे ना रहे, ये याद रहनी चाहिए। 12 अक्टूबर 2005 को हमारे इंडिया में इस एक्ट को अप्लाई कर दिया गया थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। बात कहें तो इसे कहते हैं कमेंसमेंट या कमेंस्ड बोला जाता है, या आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब याद करना चाहें तो अप्लाइड थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, अप्लाइड थ्रू आउट द इंडिया। इस एक्ट से होगा क्या, इस एक्ट से ये होगा कि आप किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अगर किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। किसकी चाहिए उसकी मिल जाएगी, लेकिन जो इंडिया की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि सियाचिन ग्लेशियर पे कितने सोल्जर्स जो है एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे लगे हुए हैं, तैनात हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चाहिए कि जो है कोई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी एमपी है और उसकी जो है जब वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो कितनी सैलरी थी, अब कितनी मतलब कितना पैसा था उसके पास, अब कितना पैसा है, तो इस तरह की जानकारी मिल जाएगी कि आप जो है क्लियर हो जाओ। जैसे कि आपके जो एमएलए हो, ठीक है, अब एमएलए ने कितना खर्चा किया है आपके लिए आपके एरिया में, तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए आप तो आरटीआई फाइल करो।
आरटीआई आप फाइल करोगे तो आपसे कुछ पैसा 80 रुपए, 50 रुपए और 80 रुपए, दो अलग अलग रेट हैं। ऑनलाइन आरटीआई फाइल हो जाती है। आरटीआई फाइल करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। कभी कभी पूछा जाता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट किस जो है आर्टिकल के थ्रू आया है। तो याद रखिए, हमने आपको बताया भी है, हमने आपको पढ़ाया है। आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर दैट इज 19। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है क्या? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आप बोल कब सकते हैं? आप बोल कब सकते हैं? आप बोल तभी सकते हैं किसी चीज के बारे में जब आप क्या कर सकें, जब आप क्या कर सकें। बोल आप तभी सकते हैं जब आप क्या कर सकें, जब आप जान सकें किसी चीज के बारे में, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तभी आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन गैदर करिए और फिर अपनी स्पीच दीजिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24th of January 1950? तो मैंने बताया था आपको, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने क्या किया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था? तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? तो 389 मेंबर्स थे इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। यही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कहलाते हैं। इन्हीं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहलाते हैं। इनकी पहली मीटिंग कब हुई थी? तो इनकी मीटिंग पहली हुई थी 9th of December 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। कहाँ पे मीटिंग हुई थी? तो आज का हमारा जो पार्लियामेंट है उसी में इनकी मीटिंग हुई थी, वहीं पे ये बैठा करते थे। और पार्लियामेंट में भी अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो सेंट्रल हॉल है जो पार्लियामेंट का, वो बहुत बड़ा हॉल है। सेंट्रल हॉल सबसे बड़ा हॉल है हमारे अभी पार्लियामेंट का। लेकिन अभी हमारा नया एक पार्लियामेंट बन रहा है और ये जो है पार्लियामेंट अब यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा पार्लियामेंट है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, जो पुराना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अब नया पार्लियामेंट बन रहा है। तो एडविन लुटियंस ने पिछले पार्लियामेंट जो अभी जिसमें हमारा काम चल रहा है अभी, जिस पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखना, एडविन लुटियंस। ठीक है, ठीक है, एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। बाकी हमारे सेंट्रल हॉल में 9th of December 1946 को पहली मीटिंग हुई थी किसकी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर दूसरी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11th of December को हुई थी 1946 में। फिर अगली मीटिंग 13th of December 1946 को हुई थी। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स ने साइन किया? तो आपको याद रखना है 284 मेंबर्स ने साइन किया। अब आप कहेंगे सर 389 तो थे, लेकिन जब हमारा बंटवारा हुआ था, बंटवारा का मतलब है जब एक इंडिया और एक आपका पाकिस्तान बना था, क्योंकि 1946 में आपके जो 1946 में जो है आपका पाकिस्तान नामक कोई देश नहीं था। लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनता है। तो 1946 में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनती है तो 1946 में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो 1946 में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए काम करेगी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए काम करेगी। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। लेकिन 1947 में क्या होता है? इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, दो अलग अलग देश बन जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की अलग हो जाती है, इंडिया की अलग हो जाती है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग रह जाते हैं? तो 299 पीपल आ दिया, 299 लोग रह जाते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 पीपल रह जाते हैं। और 1947 की बात कर रहा हूं मैं। ये आपका अगर डेट अगर पूछी जाए तो जून 1947 याद रख सकते हो। वैसे 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के में कितने लोग थे? तो 299। और उसमें से भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 24 of January 1950 को, तो 284 लोगों ने इस पे क्या किए थे? साइन किए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, 284 लोगों ने साइन किए थे। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है इसमें
महिलाएं यानी फीमेल कितनी थी 284 में, तो याद रखना इसमें 15 फीमेल्स थी, 15 फीमेल्स थी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ विद द वर्ड सोशलिस्ट secular and integrity was added to the Indian Constitution on 1976 by the amendment number। तो कौन से अमेंडमेंट से ये तीन वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए? तो ये तीन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए। कब? 1976 में। डेट तो यहाँ पे आपको गिवन है ही ऑलरेडी। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रीएम्बल में कितनी बार चेंजेस किए गए हैं, यानी प्रीएम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट किए गए हैं? तो याद रखना ओनली वंस। कब किया गया है अमेंडमेंट? तो आपका अमेंडमेंट 1976 में आपका अमेंडमेंट किया गया। ठीक, 1976 में आपका क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया। ठीक, एक ही बार आपका किया गया है। ये तीन वर्ड आपके प्रीएम्बल में ऐड किए गए। अब आपसे पूछा जाता है प्रीएम्बल क्या जस्टिसिएबल है? जस्टिस मिल सकता है प्रीएम्बल को अगर ले जाएं और कोर्ट में ले जाएं, तो ये आपका जस्टिसिएबल नहीं है। नो, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। प्रीएम्बल से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? तो आंसर होगा प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कब से ये बात शुरू हुई है? तो 1973 में बोला गया था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। तो 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीएम्बल से मेनली, ये जस्टिसिएबल है या नहीं है? तो नहीं है। 1973 में जो है प्रीएम्बल, 1973 जो केशवानंद भारती केस था, उसके बाद से ही केशवानंद भारती केस के बाद ही क्या हुआ कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो है आपका जो है 1976 में इसमें तीन वर्ड ऐड किए गए। तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपसे मेजरली पूछी जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल से 1-2 क्वेश्चन और ये भी पूछा जा सकता है प्रीएम्बल हमने किस देश से लिया, फ्रॉम विच कंट्री? तो याद रखना यूएसए से प्रीएम्बल हमने भी सोचा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल था, तो हमने भी सोचा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल होना चाहिए। साथ में प्रीएम्बल की लैंग्वेज किस देश से ली है? लैंग्वेज लेना और प्रीएम्बल लेना डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से प्रीएम्बल की क्या ले ली है हमने? लैंग्वेज आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट शैल हैव द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स शैल नॉट हैव द पावर टू मेक लॉज? ठीक है, तो ये बोल रहा है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जो है क्या है? परमिशन है। परमिशन है किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को लॉ बनाने की परमिशन है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की परमिशन नहीं है। नो। तो ये किस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 35 में, 35 आर्टिकल जो है वो ये बोलता है कि इस आर्टिकल के थ्रू किससे पावर दी गई है? पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है, और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर लॉ नहीं बना सकता इस रिस्पेक्ट में। तो याद रखना फंडामेंटल राइट मैंने आपको सारे के सारे पढ़ाए थे, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपके कहां से कहां तक आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35। कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? तो थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के लिए, फंडामेंटल के राइट के रिस्पेक्ट में कौन लॉ फ्रेम कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन ओनली फ्रेम लॉ if we talk about or with respect to fundamental rights, यानी फंडामेंटल राइट्स के लिए खाली और खाली पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। यानी 12 से लेके 35 आर्टिकल तक जो है पावर किसके पास है लॉ बनाने की? तो पार्लियामेंट के पास। ये आर्टिकल नंबर 35 में ही लिखा गया है। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे तो मैंने बताया था। ठीक है, when the electronic voting machine was used for the first time in election in India, तो मार्च 19 सॉरी ये हो जाएगा आपका
1998 में, जनवरी 1998 इज द राइट आंसर। ठीक है, जनवरी 1998 में जो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज हुई थी इंडिया में। अब समझ लो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि ईवीएम जो है एक बार यूज नहीं हुई है, बहुत बार ईवीएम का यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ईवीएम का सबसे पहली बार कहाँ पे यूज हुआ और कब हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन ये है या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, समझना मेरी बात को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले बैलेट पेपर से जो वोट डाले जाते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से डाले जाते हैं। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का यूज 1982 में हुआ था। 1982 में पहली बार ईवीएम का यूज हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो खाली एक जगह पे हुआ था, केरला में हुआ था। और केरला की भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, उसका नाम था आपका पारापुर, नॉर्थ पारापुर में। पारापुर में पहली बार नॉर्थ पारापुर नामक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी उसे बोला जाता है जहां से जो है एक जो है आपका कोई खड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होगी, एमएलए एमपी जहां से भी वोटिंग के लिए खड़े होते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। तो केरला में नॉर्थ पारापुर में, केरला के नॉर्थ पारापुर में 1982 में, कब 1982 में पहली बार ईवीएम का यूज हुआ था। लेकिन अगर बात करें हम 1998 से और 2001 में, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे अलग अलग जगह पे इसका यूज फ्रिक्वेंटली होने लगा, इसका ईवीएम का। 1998 से 2001 में फ्रिक्वेंटली ईवीएम का यूज होने लगा। फ्रिक्वेंटली ईवीएम का क्या होने लगा भाई, यूज होने लगा। फ्रिक्वेंटली ईवीएम का यूज होने लगा। लेकिन अगर बात करें अभी भी फुल फ्लैश्ड पूरे देश में ईवीएम का यूज अभी भी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो फुल फ्लैश्ड ईवीएम का उसने अपने पूरे स्टेट में यूज किया। तो गोवा इज वन ऑफ द स्टेट which is used EVM full fledged in 1999। 1999 में ऐसा एकमात्र स्टेट था गोवा जिसने अपने पूरे राज्य में जो है ईवीएम का यूज किया था। अभी तक 1999 तक किसी भी राज्य ने पूरी तरह जो है आपका ईवीएम का यूज नहीं किया, गोवा को छोड़ के। गोवा ने सबसे पहले 1999 में पूरे गोवा में यूज किया था। अब अगर बात करें पूरे इंडिया की ईवीएम कंपलसरी इंडिया में कब कर दी गई है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड 2014 में ऑल इंडिया में ईवीएम यूज होने लगी। ठीक है, आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर होगी। ऑल इंडिया में जो भी जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें 2014 से हर जगह जो है ईवीएम का यूज होने लगा। ईवीएम का सबसे पहले यूज 1982 में केरला के नॉर्थ पैराबूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज हुआ था। फिर 1998 से लेकर 2001 के बीच में फ्रिक्वेंटली अलग अलग राज्यों, अलग अलग स्टेट्स के द्वारा जो है इसका यूज किया जाने लगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन 1999 में गोवा ऐसा पहला फर्स्ट स्टेट हुआ जिसने जो है पूरे अपने स्टेट में इसका यूज किया। और क्वेश्चन का आंसर 82 होगा या 98 होगा? नहीं, इसका 98 होगा क्योंकि 82 नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें जनवरी 1998 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, गोवा तो स्टेट नहीं है ना सर, यूटी है। गोवा यूटी है, ये किसने कहा आपसे? चलो गलत है, गोवा स्टेट है। ठीक है, पंचायती राज वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, पंचायती राज कब लॉन्च हुआ? तो यू हैव टू कीप इन माइंड पंचायती राज सबसे पहले 1958 में 2 अक्टूबर 1958 में 2 अक्टूबर 1958 में राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था। कौन सा? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था नागौर। तो सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में, देखो मैं बताता हूं, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। पंचायती राज 1993 में आ रहा है और 1958 में कैसे आ गया नागौर में, राजस्थान के नागौर में कैसे आ गया? तो देखो समझो मेरी बात को, मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी में एक आर्टिकल दिया था 40 आर्टिकल में दिया था कि पंचायती राज हो सकता है अगर कोई राज्य चाहे, अगर कोई स्टेट चाहे कि उसके यहाँ पंचायती राज हो, तो आर्टिकल 40 में लिखा था कि सेल्फ रूल हो सकता है, सेल्फ रूल इज मे बी। ठीक है, यानी
पहले तो डीपीएसपी जो है वो आपके जस्टिसेबल नहीं है, यानी अगर चाहे तो जो है इसे गवर्नमेंट मानती है, चाहे तो नहीं मानती है। तो कहने का मतलब है आर्टिकल 40 में दिया था कि सेल्फ रूल यानी पंचायती राज या म्यूनिसिपलिटी में भी हो सकती है अगर कोई राज्य चाहे। तो किस राज्य ने चाहा? तो हमारा ये आर्टिकल कब से लागू हुआ है? तो 1950 से जो है एप्लीकेबल हो गया है, 1950 से जो है आपका एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। तो 1950 से एप्लीकेबल हो गया है। तो 1958 में किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट ने जो है पहली बार पंचायती राज को अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई किया? तो नागौर, जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। कब? तो 2 अक्टूबर 1958 को। 2 अक्टूबर यहाँ पे दिख रहा है, तो गांधी जी की जो है जन्म जयंती होती है, इसलिए गांधी जी ही चाहते थे, तो उन्हीं ने आर्टिकल नंबर 40 उन्हीं की डीपीएसपी के थ्रू डाला गया है, यानी पंचायती राज। तो कहने का मतलब है पहले तो अगर कोई राज्य चाहता था तो कर लेता था, लेकिन 1993 में हर स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन हो गया। अब ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको अपने स्टेट में पंचायती राज रखना ही रखना है, अब आप नहीं बच सकते। 1940 मतलब 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था हमारी कंट्री में, तो मे बी यानी राज्य चाहे तो पंचायती राज रख सकता है, नहीं चाहे तो नहीं रख सकता है, लेकिन 1993 के बाद उसे रखना ही पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। हेलो, कुछ पूछना है? चलूं आगे मैं? चलो, तो इस तरह से नागौर जिले में 1958 में ही 2 अक्टूबर को पहला पंचायती राज बनाया गया था। इन विच ईयर वाज द ताशकंद एग्रीमेंट साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है आपके ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ? ठीक है, तो 1966 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध की बात करेंगे। यहाँ पे हम इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था कब हुआ था? 1965 में। तो 1965 में हमने लाहौर तक झंडा गाड़ दिया था। अब लाहौर तक जब झंडा गाड़ा तो पाकिस्तान यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान जो है इसके रिक्वेस्ट करने लगा, तो पाकिस्तान यूएसए के पास गया कि ऐसा करो भाई, इंडिया तो घुसता चला आ रहा है, इसने लाहौर तक जो है कब्जा कर लिया है, अब इंडिया के साथ हमारा क्या करा दो, एग्रीमेंट करा दो, यानी अब समझौता करा दो, अब ट्रीटी करा दो। तो जब ये बात होती है तो 1965 के वॉर के बाद 1966 में वॉर चल रहा था अभी भी, तो 1966 में यूएसए की रिक्वेस्ट पे रशिया में, तब रशिया जो है बड़ा था, ताशकंद रशिया में आया करता था, लेकिन आज ताशकंद जो है आपका उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ना, तो रशिया में जो है ताशकंद हुआ करता था। ताशकंद जो है कहाँ पे हुआ करता था? रशिया में हुआ करता था। और ये ताशकंद में जाके जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है क्या होता है? ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है, और फिर हम लोग इंडिया मतलब अपनी जो है फौज लाहौर से वापस बुलाती है और फिर से चीजें नॉर्मल की जाती हैं, जैसे थे वैसे रहते हैं। तो यहाँ पे ये ताशकंद एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद जगह पे साइन हुआ था, जो कि तब रशिया में आया करती थी, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा साइन किया गया था। यहाँ पे ही लाल बहादुर शास्त्री की जिस दिन जो है एग्रीमेंट साइन करते हैं उसी रात में इनकी डेथ हो जाती है ताशकंद में ही, जब ये सोने जाते हैं अपने शयन कक्ष में। तो जब इनकी बॉडी वापस आती है तो बॉडी ब्लू हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी इनकी ब्लू होती है। तो ऐसा भी बहुत जो है बोला गया है कि इन्हें जो है पॉइजन दिया गया था। अब उसको वो बात खुल नहीं पाई है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उस बात को जो है तब जो है इसको ज्यादा इतना हाईलाइट नहीं किया था, और बोला गया नहीं उनकी जो है डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, कोई भी उन्हें जो है पॉइजन वगैरह नहीं दिया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन सी माइनॉरिटीज हैं? मैंने आपको बताया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की माइनॉरिटीज हैं, ये रिलीजियस भी है, लिंग्विस्टिक भी है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये कहाँ पे डिफाइन की गई हैं? तो आर्टिकल नंबर 29 मैंने बताया था कि एक ही आर्टिकल ऐसा है 29 में भी और 30, क्योंकि 29 से ही रिलेट करता हुआ 30 है।
तो अगर 29 आर्टिकल आएगा तो इसे ही आपको टिक करना है। अगर 29 और 30 दोनों पूछे जाते हैं तो दोनों आपको बोथ में लगाने हैं, ठीक है। तो 29 आर्टिकल हमारा ये बताता है कि इंडिया में दो तरह की माइनॉरिटीज हैं, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी, और रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज, दो माइनॉरिटीज इंडिया में देखने को हमें मिलती हैं। ये कहाँ डिफाइन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 29 इज द ओनली आर्टिकल इन विच माइनॉरिटीज आर डिफाइंड, they are of two types, religious and linguistic। तो इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर रखनी है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में ये बात क्लियर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन। तो वेलफेयर स्टेट कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा देश जो है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी लोगों के वेलफेयर का काम करेगा। तो ये कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? तो आपको याद रखना है ये डीपीएसपी में डिस्क्राइब किया गया है। मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है अनकॉन्शियस जो भी चीजें होती हैं, लिक्वर होता है, उस पर बैन लगाएगा। तो ये क्या है? एक साइन है वेलफेयर स्टेट, यानी हमें अपने कंट्री को वेलफेयर करना है, हमें अपने कंट्री को अच्छा बनाना है। तो एक ही चीज से वैसे तो समझ गए आप, लेकिन और भी बहुत सारे, जैसे आर्टिकल नंबर 40 में बार बार डिस्कस कर रहा हूँ इसके थ्रू, सेल्फ रूल का जो है आपका क्या था? सेल्फ रूल जो है इंडिया में होना चाहिए, ऐसा हमारे गांधी जी द्वारा माना गया था। तो सेल्फ रूल में पंचायती राज और म्युनिसिपलिटी जो है आपकी डाली गई, और फिर बाद में पंचायती राज और म्युनिसिपलिटी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दी गई 1973 और 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इस तरह आपका सेल्फ रूल जो है ये भी एक वेलफेयर स्टेट का ही साइन है। तो बहुत सारे डीपीएसपी में मैक्सिमम साइंस वेलफेयर स्टेट के ही मिलते हैं। तो वेलफेयर स्टेट कहाँ डिफाइन किया गया है? तो डीपीएसपी इज द राइट पार्ट वेयर वेलफेयर स्टेट इज डिफाइंड। Who was the president of India at the time of proclamation of emergency? तो जब भारत में इमरजेंसी लगाई जा रही थी तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। Who is the president of India at the time of proclamation of emergency? तो अगर बात करेंगे इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की, तो यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद जो है आपके, फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो है आपके, ये भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। कब? जब आपकी इमरजेंसी यहाँ पे लगाई जा रही थी, ठीक है, जब इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम की जा रही थी तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है आपके ये जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे Who among the following elected as the president of India unopposed? तो याद रखना है भाई, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ है जिसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। यानी अभी अगर बात करेंगे तो आपके जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे दो लोग खड़े थे। एक तरफ आपकी मुर्मू खड़ी थी, मुर्मू जी जो कि प्रेसिडेंट बन गई हैं, और एक तरफ आपके कौन खड़े थे? क्या नाम था उनका? अरे क्या था? चलो जो भी है देखना आप। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे दो लोग खड़े थे, एक तरफ मुर्मू थी आपकी और एक तरफ आपके यशवंत सिन्हा। हाँ बिल्कुल, सॉरी आ गया यार, यशवंत सिन्हा। तो दो लोग खड़े थे, ठीक है। तो यशवंत सिन्हा जो है हार गए और मुर्मू जी जो है आपकी जीत गई। यशवंत सिन्हा जी जो है आपके हार गए और मुर्मू जी जीत गई, तो ये प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। ऐसे ही कब ऐसा हुआ है कि कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ है, खाली एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कैंडिडेट एक ही हुआ और आपका वही प्रेसिडेंट बन गया? तो ये आपके नीरव संजीवा रेड्डी साहब के साथ हुआ है कि वो आपके अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इंडिया के चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द पीएम ऑफ इंडिया। तो पीएम इंडिया के पीएम ऐसे कौन से पीएम है इस लिस्ट में से? वैसे तो सबसे, अगर बात करें सबसे ज्यादा टाइम तक किसने काम किया है, तो आपके काम किया है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सबसे ज्यादा टाइम के लिए जो है काम किया है, यानी सबसे ज्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। 1950 क्या 1948 से बोल सकते हो आप, 1952 से फुल फ्लेज्ड रहे हैं, ठीक है। तो उसके ही बाद ही आगे जो है 1964 तक रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा है जो इतने लगातार रहा हो।
वैसे तो 1948 से ही ये स्टार्ट हो गए थे, और अगर आप इनडायरेक्टली मानोगे तो 1946 से ही ये भारत के पीएम थे, ठीक है, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म हुई थी, तो ये पीएम बना दिए गए थे। तो अगर इनमें से अगर सही ऑप्शन चुनना है, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन चुनना है कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कौन आपका प्रेसिडेंट रहा है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे मोरारजी देसाई साहब जो है सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं। ये आपके लगभग ये आपके मार्च 1977 में भारत के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये आपके मार्च 19 लगभग जुलाई मान सकते हो, हाँ बिल्कुल जुलाई 1989 तक जो है पीएम रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे मोरारजी देसाई, ठीक है। ये इमरजेंसी के बाद, जस्ट इमरजेंसी के बाद की बात है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इमरजेंसी के पहले 1977 तक आपकी इमरजेंसी चलती है, जो कि आपकी इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, और इंदिरा गांधी जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। जब जो है इमरजेंसी के टाइम पे पूरी देश की जनता परेशान हो गई इंदिरा गांधी से, तो इसने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को हरा दिया, और इनके ही अपोजिशन में खड़ी दूसरी पार्टी जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी जिसे आप आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हो, यही चेंज हो गया जनता, तब जनता पार्टी थी। तो जनता पार्टी जीती थी 1977 के इलेक्शंस में, और 1977 के इलेक्शंस में जनता पार्टी ने अपना पीएम का कैंडिडेट मोरारजी देसाई को चुना था, और मोरारजी देसाई आपके मार्च 1977 से जुलाई 1989 तक जो है आपके प्रेसिडेंट पद पे जो है आपके रहते हैं, प्रेसिडेंट बने रहे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी सर 89 नहीं है तो 79 है। हाँ हाँ डेफिनेटली हाँ, यहाँ पे 79 सर। 79 श्योर थैंक यू 1979 बिल्कुल 1979 तक रहे थे, बिल्कुल 1989 तो बहुत हो जाएगा, बिल्कुल श्योर सही बताया आपने, 1979 तक रहे थे। और इसी में देखते हैं फिर हम कि 1979 तक आपके जो है मोरारजी देसाई रहते हैं, और फिर इन्हीं के बाद चरण सिंह जी जो है आपके नए पीएम बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और इनका ज्यादा टाइम पीरियड नहीं रहता है, ये लगभग 150 डेज 160 डेज के लिए ही प्रेसिडेंट रहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 160 डेज के लिए जो है ये आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ये भी छोटे टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। बीपी सिंह की अगर बात करेंगे तो बीपी सिंह भी आपके जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनका नाम है, आपके लगभग 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और बीपी सिंह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 1989 से लेके 1990 तक आपके पीएम रहते हैं, पीएम कैंडिडेट रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री आप सभी जानते हो, ये जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की जो है चेयर पे बैठे थे 1964 में। 9 जून 1964 में बैठे थे, और 19 जो आपका साइन हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट, उसी डे को ये इनकी जो है डेथ हो गई 11th ऑफ जनवरी 1966। तो ये इतने टाइम तक के लिए रहे हैं, लेकिन इनके भी जो है टाइम पीरियड आपका मोरारजी देसाई से तो कम है, ठीक है, लगभग 2 साल है, लेकिन 2 साल में कुछ दिन कम है, 2 इयर्स है, लेकिन 2 इयर्स में कुछ दिन कम है, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में ये इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, जून में शुरू हुआ था, ठीक है। तो मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा है, 2 इयर्स के लिए है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये आपके पहले भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ये आपके फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये 1964 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, जब इनकी डेथ हो गई थी उससे पहले तक। तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए फॉरेन मिनिस्टर भी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ही आपके रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ। जो मनी बिल होता है वो किसकी रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट में आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो ये आप याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेगा, रिकमेंड करेगा कि ठीक है भाई ऐसा करो, मनी बिल को आप जो है क्या कर दो, मनी बिल को आप जो है इंट्रोड्यूस कर दो लोकसभा में।
मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। साथ में ये इसकी जो है रिकमेंडेशन पे जो है इंट्रोड्यूस होता है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। मनी बिल, एक बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये डिसाइड कौन करता है? तो याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है मनी बिल जो है जो बिल है वो एक मनी बिल है या नहीं है। मैंने आपको 4 टाइप्स के बिल बताए थे। एक मनी बिल था, एक आपका फाइनेंस बिल था। अभी मैं और भी डिस्कस करूंगा बिल के बारे में, क्योंकि वहीं पे हमारी पिछली क्लास थी। मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और आपका ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो जो 4 तरह के बिल होते हैं, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन लेता है स्पीकर। और वो मनी बिल किसकी असेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे ही जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? प्रेसिडेंट की। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो कीप इन माइंड, ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? स्ट्रेंथनिंग, ये नहीं, यहाँ पे एस आएगा। तो पंचायती राज जो आपके पंचायती राज थे, उसको जो है किसने जो है स्ट्रेंथन किया, यानी पंचायती राज को किसने डाला? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1993 में पंचायती राज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 9th पार्ट में जो है डाले गए हैं। ठीक है, ये बार बार मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज हमारे प्रीएम्बल में इंडिया को कैसा बताया गया है? इंडिया कैसा है? सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है? बिल्कुल है, पहला सही हो जाएगा। लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। अच्छा, दो सेम है। सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये तीसरा भी सही है, लेकिन तीसरे से ज्यादा तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन पहले दूसरे एक ही जैसे हैं, आई थिंक, है ना? हाँ, सोवरेन। अच्छा, सेक्युलर वर्ड इसमें अलग है, बिल्कुल। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही तो है, लेकिन चौथा पढ़ लेते हैं। चौथे में सारे वो वर्ड्स दिए हैं जो प्रीएम्बल में दिए हैं। ठीक है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, तो सही, सबसे सही आंसर है 4th पार्ट, क्योंकि इसमें सारे वो वर्ड्स दिए हैं जो प्रीएम्बल में है, लेकिन ऊपर तीनों में वर्ड्स तो दिए गए हैं, लेकिन टोटल कंप्लीट वर्ड्स नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन 4th पार्ट हो जाएगा। Which of the following is not a fundamental right? Fundamental right कौन सा नहीं है? तो right to property is not a fundamental right. Right to property आपके आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 31 में right to property दी गई, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट था। और मैंने बताया था ये जो है हटा के आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया है, और ये आपका एक लीगल राइट बन गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तभी तक फंडामेंटल राइट रहेगा जब तक वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में होगा, तो नहीं फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 300A में इस आर्टिकल को डाला गया, तो ये आपका लीगल राइट बन गया। लीगल राइट आपका देखने को ये मिलता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चेंज किया गया, ये पूछा जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज डन इन 1978, तो ये भी पूछा जा सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें आर्टिकल नंबर 32 में देखने को मिलती है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज इन आर्टिकल नंबर 22 एंड 23। सॉरी 23 एंड 24, सॉरी 23 एंड 24 में हमें जो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। ये दो हैं आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 और 30 में हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है, तो पार्ट 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पार्ट 4 नहीं, पार्ट 3 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड बाय, ठीक है, बाय इट ओवर बाय द। तो कहने का मतलब है जॉइंट सिटिंग। अब जॉइंट सिटिंग होती क्या है, जरा समझ लेते हैं जल्दी से। एक बिल आता है, मान लो ये आपके लोकसभा और राज्यसभा में, थोड़ा सा आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, तो नोट करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउसेज होते हैं। एक आपका बिल बन के आता है, और जो बिल बन के आता है वो मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा ने पास कर दिया इस बिल को और पहुंचा दिया राज्यसभा में, लेकिन अब राज्यसभा इसको पास नहीं कर रही है, तो एक डेड लॉक हो गया। एक डेड लॉक हो गया कि हम तो पास कर दिए, आपने पास क्यों नहीं किया। तो डेड लॉक जब हो जाता है तो इनकी ज्वाइंट सेटिंग की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती हैं, उसे ये बोला जाता है ज्वाइंट सेटिंग। अच्छा, ये दोनों एक साथ बैठेंगी, ये तय कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है, तो प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि ज्वाइंट सिटिंग होगी, ठीक है। अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स जब एक साथ बैठेंगे तो इन्हें प्रिसाइड कौन करेगा, प्रिसाइड कौन करेगा, ठीक है। जैसे राज्यसभा में कौन होता है, तो आपका चेयरमैन होता है जो प्रिसाइड करता है। लोकसभा के खाली मेंबर्स को आपका लोकसभा का जो है आपका लोकसभा का जो है जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करता है। लेकिन अगर दोनों की ज्वाइंट सिटिंग होगी तो याद रखना है आपको, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है। यहाँ पे कौन बैठता है, तो लोकसभा का स्पीकर जो है क्या करता है, प्रिसाइड करता है। जो है स्पीकर जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो है आपकी ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, जब एक बिल पे क्या हो जाए, डेडलॉक हो जाए। और ज्वाइंट सिटिंग होगी या नहीं होगी ये कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट जब डिसाइड कर देता है तब जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट कौन बनता है ज्वाइंट सिटिंग का, यानी ज्वाइंट सिटिंग जो बैठती है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। याद रखना है ये बात को। ज्वाइंट सिटिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो 108 108 में ज्वाइंट सिटिंग का जो है आपका प्रोविजन दिया गया है, आर्टिकल नंबर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब आपसे पूछा जा रहा है जो है इनमें से फंडामेंटल जो है आपकी ड्यूटी कौन सी नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी हमें आर्टिकल नंबर 51A में देखने को मिल जाती है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 11 है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में है, तो 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन कब जोड़ी गई अगर ये पूछा जाए तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A आर्टिकल 51A, एक ही आर्टिकल है 51A, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ी गई थी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। अब इसमें पूछा गया है कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। to protect monuments and places of public importance। तो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की प्लेसेस होती हैं, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, क्या हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या ये हमारी ड्यूटी है या नहीं है, तो आंसर होगा डेफिनेटली ये आपकी एक जो है ड्यूटी है कि आप प्रोटेक्ट करें किसको, जो है प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, ठीक है। साथ में टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो आपका नेचर है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, नेचर को अच्छा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो याद रखना है हमें नेचर को भी क्या करना चाहिए, नेचर को भी अच्छा करना चाहिए और नेचर के लिए भी काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो नेचर भी क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज में आंसर ये भी सही हो जाएगा आपका। ये भी पॉइंट जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में आपको याद रखना है क्या, अच्छा नहीं सॉरी यही हो जाएगा इसका आंसर, ये नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज नॉट आवर ड्यूटी, तो ये ड्यूटी में नहीं है, ये आपका उसमें आता है जो है आपका डीपीएसपी में आता है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी आपकी एक क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना ही भी एक क्या है आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ड्यूटी क्या नहीं है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये आपका एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे प्रिजर्व रखना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, इसलिए मैं इसके आंसर मानता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेस द गवर्नर टू समन डिसॉल्व प्रोरोग द स्टेट असेंबली। तो याद रखना आपका गवर्नर होता है, जो गवर्नर होता है वो क्या कर सकता है, गवर्नर क्या कर सकता है, जो स्टेट असेंबली होती है उसके साथ 3 काम कर सकता है। वर्क, उसे डिसॉल्व कर सकता है यानी खत्म कर सकता है,
उसे प्रोरॉग कर सकता है, यानी उसे छुट्टी दे सकता है कि भाई आराम से घर जाओ, मस्त मौज मारो, काम समन कर सकता है, यानी बुला सकता है कि नहीं अब भाई आपकी छुट्टियां खत्म हो गई, वापस आओ काम करो। स्टेट असेंबली के साथ 3 काम कर सकता है, उसे या तो खत्म कर सकता है, या उसे छुट्टी दे सकता है, या छुट्टी से वापस बुला सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है, समन कर सकता है। कौन से आर्टिकल में गवर्नर को ये पावर दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 176 पर। ऐसे ही याद रखना है, प्रेसिडेंट के पास भी ये तीनों पावर है। प्रेसिडेंट के पास भी क्या है? तीनों पावर है। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट को क्या करता है? डिसॉल्व कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है, साथ में प्रोरॉग कर सकता है, उसे छुट्टी दे सकता है, किसको? पार्लियामेंट को, और साथ में ये पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है। क्या कर सकता है? समन भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट को पावर कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 85 ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है, और समन भी कर सकता है। ऐसे ही गवर्नर आपका स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है, और समन भी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following powers does the president of India have? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है, बिल्कुल है। जुडिशियल पावर है, बिल्कुल है। और फाइनेंशियल पावर है, बिल्कुल। फाइनेंशियल पावर में बहुत सारी पावर मैंने आपको बताई है, जैसे ये फाइनेंशियल इमरजेंसी ही प्रोक्लेम करता है, तो फाइनेंशियल पावर हो गई, ये करेगी। और फिर अगर पूछा जाता है यहाँ पे इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो बिल्कुल प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर भी है। तो प्रेसिडेंट की कौन कौन सी प्रेसिडेंट के पास पावर है, तो मैं बता देता हूँ। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, जुडिशियल पावर होगी, फाइनेंशियल पावर होगी, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये तो आंसर हो गई। साथ में प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? मैंने आपको आर्टिकल 111 कल डिफाइन किया था, लेजिस्लेटिव पावर के ही बारे में था। जब कोई आर्टिकल, जब कोई आपका जो बिल है, सॉरी, जब कोई आपका बिल है वो पास हो जाएगा, फिर किसकी असेंट के लिए जाता है? तो बिल जो है किसकी असेंट के लिए जाता है? तो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है, यानी लेजिस्लेचर का प्रोसेस है। बिल पास हो रहा है, ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, यानी एक लॉ बन रहा है, लेजिस्लेचर का प्रोसेस है। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करता है आर्टिकल 111 के लिए। साथ में एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल नंबर 53 ही है। आर्टिकल नंबर 53 में बोला है एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। जुडिशियल पावर 72 आर्टिकल के थ्रू जुडिशियल पावर्स दे रखी हैं, मैंने आपको बताया था। ये किसी को भी जो है क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है। आई थिंक मैंने ये आर्टिकल आपको डिस्कस कर दिया है कंप्लीटली। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंसेस में इसकी पावर्स होती हैं, यानी जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है, इंडिया का फाइनेंस कमीशन होता है, वो अपनी रिपोर्ट बना के किसे देता है? तो अपनी रिपोर्ट बना के किसे देता है? तो प्रेसिडेंट को देता है। तो प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स आती हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, तो ये भी एक फाइनेंशियल पावर है। तो प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, साथ में इसके पास मिलिट्री पावर भी है, क्योंकि मिलिट्री का हेड कौन होता है? मिलिट्री का हेड कौन होता है? आर्टिकल नंबर दैट इज आल्सो आई थिंक 53 है ना, 53 में, हाँ बिल्कुल 53 में होता है। मिलिट्री का हेड भी आपका प्रेसिडेंट ही होता है। और मिलिट्री की जो तीनों सेनाएं होती हैं, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, आपकी आर्मी हो गई, आपकी नेवी हो गई, इन तीनों के जो हेड होते हैं, आईएएफ का हेड, एयरफोर्स का हेड, नेवी का हेड, आर्मी का हेड, उन्हें नॉमिनेट कौन करता है? उन्हें भी नॉमिनेट प्रेसिडेंट ही करता है। और किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से अगर वॉर शुरू होता है तो उसकी भी परमिशन प्रेसिडेंट देता है, और वॉर खत्म करना है उसकी भी प्रेसिडेंट परमिशन देता है। तो मिलिट्री पावर भी इसके हाथ में होगी। इसके बाद में देखो, ये पावर्स हमने आपको बताई इसके हाथ में है। साथ में इसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी अपने डिस्क्रिशन से यूज करता है उन पावर्स को। उन पावर्स के लिए किसी से पूछता नहीं है, यानी जितनी भी ये पावर्स यूज करता है प्रेसिडेंट, उसे इन पावर्स को यूज करने के लिए इसे COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ता है। लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जिनको उसे पूछना नहीं पड़ता है। हम शायद ये डिस्क्रिशनरी पावर आपको लिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरह से 6 पावर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। डिस्क्रिशनरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, 6 तरह की आपकी प्रेसिडेंट की पावर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राज्यसभा सेल है। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करता है? तो यू हैव टू कीप इन माइंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। तो
ये आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा को डिफाइन किया गया है और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, यानी स्ट्रक्चर यहाँ पे राज्यसभा का दिया गया है। स्ट्रक्चर में दिया गया है कि टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में से 250 में से 12 जो है नॉमिनेट होंगे। किसके द्वारा नॉमिनेट होंगे? तो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट किस बेसिस पे करेगा? तो जो लोग आर्ट, जो लोग लिटरेचर, जो लोग सोशल वर्क, जो लोग साइंस, इन चार जगह पे बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसे 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। अभी आपकी पीटी उषा जो है, जो आपकी मैराथन जो जीती थी पीटी उषा, वो अभी नॉमिनेट हुई है। सचिन तेंदुलकर भी आपके नॉमिनेट हो चुके हैं। बहुत से लोग जो है, जावेद अख्तर जो है वो साहित्य से, लिटरेचर से नॉमिनेट हुए। तो प्रेसिडेंट 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। ये आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया है और उसके बेसिस होते हैं आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क और साइंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज, यानी लोकसभा में 525 मेंबर्स हो सकते थे, अब वो 545 किए गए। कब किए गए ऐसा पूछा जा रहा है। लेकिन अभी तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो अब 552 मेंबर्स कर दिए गए हैं, लेकिन फिर से इन्हें चेंज कर दिया गया, कम कर दिया गया 550। तो अभी अगर बात करें तो मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं लोकसभा के अंदर? तो 550 बैठ सकते हैं। लेकिन पहले 525 मैक्सिमम लोग बैठा करते थे और ये इंक्रीज किए गए 545। कितने कर दिए गए? तो ये आपके 545 कर दिए गए। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ से कि 545 जो मेंबर्स किए गए हैं, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐसा किया गया है? विच अमेंडमेंट एक्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैज बीन इंक्रीज्ड? लोकसभा के मेंबर्स जो है कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्रीज किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है आपके 1973 में जो है ये किया गया था। इसके थ्रू क्या किया गया? लोकसभा की जो स्ट्रेंथ थी 525 से 545 आपकी कर दी गई। लेकिन अभी ये और इंक्रीज कर दी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कितनी कर दी गई? 552। और फिर से 2 और कम कर दिए गए। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? तो याद रखना 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अभी किया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया? तो 2020 में किया गया। तो 2 और मेंबर्स लोकसभा में कम कर दिए गए, यानी अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 हो सकती है इन लोकसभा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ मेघालय क्रिएटेड? तो मेघालय आप सभी को पता होगा 21 जनवरी 1972 को आपका ये स्टेट बनाया गया। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मेघालय एक स्टेट जो है आपका बनाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेम मैसूर वाज चेंज। तो मैसूर जो नाम था उसे क्या बना दिया गया? मैसूर को क्या कर दिया गया? कर्नाटका। मैसूर को क्या कर दिया गया? कर्नाटका। ये कब किया गया? तो 1 नवंबर 1973 को, 1973 1 नवंबर 1973 को मैसूर को कर्नाटका बना दिया गया। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो right to free and compulsory elementary education of all children between age group 6 से 14 was implemented in the year। तो याद रखना ये आपका है RTE एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। RTI जो है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, और RTE याद रखना ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। RTE एक्ट और RTI एक्ट बोथ आर लाइक asked many of the times, ये several times आपके पूछे जाते हैं। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि RTE एक्ट आपका जो है पार्लियामेंट से इनेक्ट कब हुआ? तो याद रखना 4 अप्रैल 2009 में जो है इनेक्ट हुआ। और ये जो है आपका इम्प्लीमेंट इंडिया में कब हो गया? तो 1 अप्रैल। इम्प्लीमेंट कब हो गया? इनेक्ट कब हुआ? यानी ये आपका जो है ये बन कब गया? ये RTE एक्ट कब बना? तो 4 अप्रैल 2009 में
और इंडिया में इम्प्लीमेंट यानी इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया, तो ये भी याद रखना है 1 अप्रैल 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू लाया गया है, तो याद रखना 21A। 21A आर्टिकल में लिखा गया है कि 6 से 14 इयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे आर्टिकल 21A के थ्रू 6 से 14 इयर्स के बच्चों को मिलेगी। उसी के थ्रू ये जो है एक्ट आपका पास किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है ये आपका इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये मैं अभी बता चुका हूँ। राइट टू इक्वलिटी आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक आते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये आर्टिकल नंबर 32 है। राइट टू प्रॉपर्टी आपका नहीं है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ये जो है आपका ऐड किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें बोला गया है आर्टिकल नंबर 21 में, अभी मैंने बताया, एक 6 से 14 इयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 21 के। तो यहाँ पे ये आर्टिकल। तो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो भी डिस्प्यूट होंगे वो इनमें से कौन उन डिस्प्यूट्स को सुलझाएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी फॉर दैट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आपका सुलझाएगा इन डिस्प्यूट्स को। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 71 जो है आपका इससे रिलेटेड रहता है कि जो डिस्प्यूट्स हैं इसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे उन्हें सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी ऐसा इलेक्शन हो गया है जिसमें किसी को जो है फायदा मिल गया है और गलत तरीके से इलेक्शन कराया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस इलेक्शन को क्या कर देगा, जो है नल एंड वॉइड कर देगा, खत्म कर देगा, एंड कर देगा और दूसरे इलेक्शंस होंगे। तो ये पावर है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है COM होता है, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं डेफिनेटली, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं बिल्कुल, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं यानी उप मंत्री होते हैं यानी डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो 3 तरह के मिनिस्टर COM में पाए जाते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये किसी राज्य के मिनिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा आपको याद रखना है जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, इसका हेड होगा PM प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरह के जो है आपके मिनिस्टर्स होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो ये स्टेट्स के मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये इनसे छोटे मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर एक कैबिनेट मिनिस्टर है। जिनके पास पूरी मिनिस्ट्री होती है उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, और उनकी हेल्प के लिए जो होते हैं उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहते हैं। याद रखना ये किसी स्टेट के मिनिस्टर नहीं है, ये कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। और एक होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर। डिप्यूटी मिनिस्टर दोनों की हेल्प करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हेल्प करते हैं, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर की भी हेल्प करते हैं। तो COM आपके 3 मिनिस्टर से मिलकर बनता है, जिसका हेड आपका PM होता है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्यूटी मतलब और डिप्यूटी मिनिस्टर, 3 तरह के मिनिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट डिसाइड करने की जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी मूल न्यायाधिकार। यानी और किसी के पास ये अधिकार नहीं है, किसी भी जो है राइट नहीं है किसी भी इंडिया के कोर्ट के पास कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करे। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशंस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब ज्वाइंट सेशन होता है यानी ज्वाइंट आपकी जो है असेंबली होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिसाइड करता है, ठीक है, प्रिसाइड्स स्पीकर ऑफ लोकसभा। मैं बात बता चुका हूँ
जब डेडलॉक हो जाता है किसी बिल पे तो इस तरह से आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है ज्वाइंट सीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन्वॉल्व्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हां सर वो प्रीवियस वाला स्लाइड एक बार दिखा सकते हैं? ज्वाइंट सेशन वाला है ना? नहीं उससे पहले वाला अच्छा, उससे पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है सर। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following articles empowers the President of India to declare emergency due to failure of constitutional machinery of a state? तो ये प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल आपका प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 356 से लगाएगा, और मैंने सभी आपको बता दी है, इनमें से कोई भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको सारा का सारा इमरजेंसी पूरा पढ़ा रखा है। Which of the following is not included in the state list in the Constitution of India? तो स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं है? मैंने आपको बताया है शेड्यूल 7। अगर बात करेंगे हम शेड्यूल 7 की, तो शेड्यूल 7 में हमें देखने को मिलता है 3 तरह की लिस्टें हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है आपकी कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। एक है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक है आपकी कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पे जो है लॉ कौन बना सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देते हैं, या पार्लियामेंट भी आप बोल सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बोलने में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स पे लॉ फ्रेम कर सकता है, लॉ बना सकता है जो यूनियन लिस्ट में लिखे होंगे। स्टेट गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है जो कि कहाँ लिखे हों? स्टेट लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे होंगे उन पे दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकती है, ठीक है। तो अब बात करें, इसमें पूछा गया है कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का नहीं है, ये पूछा गया है। तो पुलिस जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पुलिस के बारे में खाली जो है आपका स्टेट ही लॉ बना सकता है। प्रिजन्स होते हैं, जो जेल होते हैं, उनके लिए भी आपका खाली स्टेट ही लॉ बना सकता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो इसके लिए भी स्टेट खुद लॉ बनाती है, सेंटर स्टेट को लॉ बना के नहीं देती है, सेंटर के पास ये पावर नहीं है। लेकिन अगर पासपोर्ट की बात करेंगे तो पासपोर्ट जो है ये आपका सेंटर गवर्नमेंट के पास है, तो पासपोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। पासपोर्ट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल 80 किससे डील करता है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में आती है। आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा से रिलेटेड रहता है। लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का स्ट्रक्चर है लेजिस्लेटिव। काउंसिल की बात करें तो 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए हमें ये आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिल जाती है? तो 170, 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल, 170 में असेंबली, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूसेस द एज ऑफ वोटिंग? तो ये पहले वोटिंग एज कितनी थी? 21 इयर्स थी, अब वोटिंग एज कितनी है? 18 इयर्स। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है कम की गई है? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है हमारी वोटिंग एज क्या कर दी गई है? आपकी वोटिंग एज जो है कम कर दी गई है। तो 61st Constitutional Amendment Act that is done in 1989 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कौन सा? 61st। और 1989 में जो है आपकी एज 21 से कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Where did the concept of PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? तो अमेरिका से शुरू हुआ, यूएस से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप डालते हो PIL 32 के थ्रू, आप PIL सुप्रीम कोर्ट में डालते हो, हमने आपको बताया था। और 226 के थ्रू PIL किस में डालते हो? तो हाई कोर्ट में डालते हो। और इससे क्या करते हो? अपने फंडामेंटल राइट्स की जो है क्या करते हो? मांग करते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कम कर दिए गए हैं, इनको बढ़ाया जाए, तो इनको फिर से हमें दिया जाना चाहिए। Which of the following articles of Constitution of India guarantees the right to freedom of religion? Freedom of religion
जो है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है। तो आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और बात करें अगर 14 से 18 तो राइट टू इक्वलिटी है, बात करें 19 से 22 तो राइट टू फ्रीडम है, और 23 और 24 की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है। Which of the following writs provided a remedy for a person who has been unlawfully held while in prison? तो किसी को अगर प्रिजन में बंद कर लिया गया है जबरदस्ती, तो उसके लिए कौन सी रिट जो है जारी की जाती है, रिट कौन सी लगाई जाती है? तो हैबिस कॉर्पस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका मतलब होता है हैव अ बॉडी, मेरे पास बॉडी लाओ, हैव अ बॉडी। अगर आपने किसी बॉडी को जो है प्रिजन कर लिया है उसे, तो सुप्रीम कोर्ट एक रेट जो है इशू करता है जिसका नाम है हैबिस कॉर्पस, और उस रेट के थ्रू जो है आपका बॉडी को मंगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। अभी मैंने बताया था सीओएम होता है, उसका एक हेड होता है पीएम, ठीक है। तो सीओएम होना चाहिए और उसका हेड पीएम होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो यही पूछा गया है। तो दैट इज आर्टिकल नंबर 74 के पहले पार्ट में ये लिखा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका जो है हेड होगा पीएम। 74 आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, मैं डिस्कस कर दूंगा जब आएगा। The Constitution under article mandates the Election Commission to conduct elections to the Parliament and the state legislature। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं उन्हें कराए। तो 324 में ही हमारा ECI आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में ही आता है, तो 324 में ही ये रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने प्रोवाइड की है। Which of the following articles Constitution of India has a provision financial emergency इसमें आती है, तो आर्टिकल नंबर 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है। चलिए आज इसी के साथ हमारा ये जो है सेशन यहाँ पे खत्म होता है। काफी आपके साथ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन थे। चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बूस्टर सीरीज के साथ। साथ में उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है, अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो आपको जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे मिल जाएंगी, और साथ में इन क्लासेस की आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ में जो भी आपका कोर्स बचा हुआ है दैट इज यू कैन लाइक टेक लाइव क्लासेस ऑफ दैट क्लासेस, ठीक है, लाइव ले लेंगे आप उन क्लासेस को, ठीक है, लाइव अटेंड कर पाएंगे। साथ में इनके भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए बूस्टर सीरीज चलाई जा रही है जो कि आपके सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू गाइस, अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी और आपसे नए क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। चलो, कोई इशू है किसी को, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बाकी मैं क्लास एंड करने वाला हूँ। कोई इशू है किसी को? बस 20 सेकंड्स वेट कर रहा हूँ। चलो ओके, तो क्लास को एंड कर दे रहा हूँ। थैंक यू गाइस।